BSc थर्ड के लिए इंजीनियरिंग जियोलॉजी के अंतर्गत डैम और डैम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इसमें हम देखें जितने भी डैम स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं उनके लिए जियोलॉजिकल सर्वे की जाती हैं और उन सर्वे के अंतर्गत जो रॉक टाइप हैं, रॉक स्ट्रक्चर्स हैं, टेक्टोनिक्स है, इसका विशेष ध्यान रखना होता है। इसके अलावा वहाँ की जियोमोर्फोलॉजी, वहाँ की हाइड्रोलॉजी, इस बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त करनी होती है। उसके उपरांत ही किसी डैम स्ट्रक्चर का जो साइट सिलेक्शन है वो किया जाता है। हमारे एरिया में वर्ल्ड का तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा डैम टिहरी डैम बना हुआ है और इंजीनियरिंग जियोलॉजी के नाते हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ पर केवल पूरे उत्तराखंड के टिहरी में ही एशिया का सबसे बड़ा डैम बनने का क्या कारण रहा और किस तरह का वो डैम बना हुआ है। तो आपके सिलेबस के अनुसार जो डैम स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी लेनी है, कितने तरह के डैम होते हैं, मटेरियल के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, वो हम आज जानेंगे और टिहरी के बारे में थोड़ा सा जानकारी उसमें आगे हम आपको देंगे। हम आपसे डैम के बारे में थोड़ा हम ये देखें। डैम हम किसे कहेंगे? डैम इज ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऑफ फेयरली इम्परवियस मटेरियल built across a river to create a reservoir on its upstream side for impounding water for various purposes. डैम एक ऐसी संरचना है जो किसी भी नदी के अक्रॉस बनाई जाती है और इम्परवियस वॉल की तरह अपस्ट्रीम साइड में एक रिजर्वायर का निर्माण करती है। ऐसी संरचना को हम डैम कहते हैं। यदि हम डैम का स्ट्रक्चर देखें, किस तरह से डैम, अगर ये नदी का अपस्ट्रीम पार्ट है, अपस्ट्रीम पार्ट है, ये इस तरह से एक वॉल जो डेवलप हो गई है, ये आप देख रहे हैं, ये डैम का वॉल है, ये रिवर का अपस्ट्रीम डायरेक्शन है, ये स्ट्रीम का डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन है। इसमें आप देख रहे हैं ये वॉल में कितना इसका जो हील पार्ट है ये अपस्ट्रीम साइड में है, ये इसका टो पार्ट कहलाता है। इस तरह से इस डैम में जो मैक्सिमम नॉर्मल वाटर लेवल है ये इस लेवल पे आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी आपने वॉल बनाई है, डैम वॉल, जिसमें कि मैक्सिमम वाटर लेवल जहां तक जा सकती है। उसके ऊपर आपने ये स्पिलवे या शूट स्पिलवे डेवलप किए हैं, कुछ इनसाइड डैम स्पिलवे डेवलप किए हैं, जिससे कि अधिक पानी ऊपर जाने के बाद तुरंत डैम के साइड से बाहर निकल सके और डाउन स्ट्रीम रिवर को मिल सके। इस तरह से इसमें एक इंस्पेक्शन गैलरी बनाई जाती है। ये गैलरी डैम के अंदर अगर यहाँ पानी का रिसाव हो रहा है या लीकेज हो रहा है या क्रैक्स डैम के अंदर आ रहे हैं, तो इस इंस्पेक्शन गैलरी के अंदर जा करके हम पूरे डैम को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर सेस्मिक इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, सेस्मोग्राफ उसके अंदर हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स उसको रिकॉर्ड करते हैं, जो टेम्परेचर, प्रेशर, सारे इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर से होते हैं। हम इसके अंदर जा करके पूरे डैम के अंदर क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या उसके प्रेशर का क्या प्रभाव इसमें है, ये इसके अंतर्गत देखा जाता है। इसके अलावा जो डैम नॉर्मल तरीके से हमने आपको दिखाया, लेकिन डैम कितने तरह के डैम्स बनते हैं, इन डैम को देखें। टाइप ऑफ डैम के रूप में हम ले सकते हैं। डैम्स कैन बी फॉर्म्ड बाय नेचुरल कॉजेज और बाय ह्यूमन बीइंग्स। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, डैम कभी नेचुरल फॉर्म से भी बनते हैं। जैसे आपने सुना होगा, बिरही में गोना ताल एक तालाब था और वो नेचुरल रूप से लैंडस्लाइड के बाद बना था और एक डैम का आकार उसने बना दिया था और वहां पर एक रिजर्वायर डेवलप हो गया था। वो रिजर्वायर 1970 में उस डैम के बस्ट होने पर टूट गया और वो सारा पानी एक बाढ़ के रूप में आगे बढ़ता गया और उस समय बहुत सारा नुकसान पूरे अलकनंदा नदी के तट पे हुआ था। इस तरह से हम कह सकते हैं डैम formed by natural causes or by human beings. Man-made dams are typically classified according to their size and structure. किस साइज का डैम बनाया है और किस स्ट्रक्चर का डैम बना है या किस पर्पज के लिए डैम बना है, इस तरह से हम डैम को क्लासिफाई कर सकते हैं। यदि हम स्ट्रक्चर के आधार पर डैम को देखें, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड मटेरियल यूज्ड, डैम्स आर क्लासिफाइड एज टिम्बर डैम। अगर उसका मटेरियल आपने यूज किया है, कौन सा मटेरियल है,
टिम्बर डैम, कई बार हम बड़ी बड़ी लकड़ियों के द्वारा, उनके टुकड़ों के द्वारा डैम का फॉर्मेशन कर देते हैं। या आर्क ग्रेविटी डैम्स, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, आर्क ग्रेविटी डैम्स, एम्बैंकमेंट डैम्स और मैसनरी डैम्स। जैसे भाखड़ा नागल डैम ग्रेविटी डैम के रूप में डेवलप है। इस तरह से हम उसके स्ट्रक्चर के आधार पर हमारे एरिया में, इंडिया में आर्क, सिंगल आर्क डैम, इदुक्की डैम के बारे में हमने सुना है, आप जानते हैं। उस इदुक्की डैम में सिंगल आर्क स्ट्रक्चर डेवलप है और उसके अंदर कांस्टेंट एंगल एंड द कांस्टेंट रेडियस डैम, दो तरह से ये डैम बनते हैं। द कांस्टेंट रेडियस टाइप एम्प्लॉयज द सेम फेस रेडियस एट ऑल द एलिवेशन, माने उसके नींव से लेकर के और जो टॉप है, एक्सिस है, वहां तक एक ही रेडियस होता है। which means that as the channel grows narrower towards the bottom of the dam, the central angle subtended by the face of dam become smaller। और दूसरा जो है उसमें एंगल में चेंज आ जाता है, उसके आर्क एंगल में। उससे हम डैम के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं यहाँ पर, किस तरह से आर्क डैम डेवलप हो रहा है। और उसके जो मेन रिवर है, उस रिवर में ये एंगल देते हुए डैम को बनाया गया है और एबेटमेंट साइड में ये एक आर्क के रूप में सामने आता है। यदि कांस्टेंट एंगल डैम है तो इसको वेरिएबल रेडियस डैम के क्रम में सबटेंडेड एंगल इज केप्ट ए कांस्टेंट एंड ए वेरिएशन इन द डिस्टेंस बिटवीन द एबेटमेंट एट वेरियस लेवल आर टेकन केयर ऑफ बाय वेरिंग द रेडियाई। इस तरह से ये कांस्टेंट एंगल डैम भी आर्क डैम के अंतर्गत डेवलप किया जा सकता है। इसी क्रम में ग्रेविटी डैम, जैसे मैंने उदाहरण दिया है भाखड़ा नागल डैम। ग्रेविटी डैम, द फोर्स दैट होल्ड द डैम इन प्लेस अगेंस्ट द पुश फ्रॉम द वाटर इन अर्थ ग्रेविटी पुलिंग डाउन ऑन द वेट ऑफ द डैम इटसेल्फ। इस तरह के स्ट्रक्चर जो सीधा वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने आपको पहला पिक्चर दिखाया, वर्टिकल डैम डेवलप हो रहा है और अपर स्ट्रीम डायरेक्शन में पूरा रिजर्वायर बना है, उसका पूरा फोर्स आपके डैम पे पड़ता है। मैं आपको पुनः वो स्लाइड दिखाना चाहूंगा। जिस तरह से वर्टिकल, ये आपका ग्रेविटी डैम, वर्टिकल वॉल है, अप स्ट्रीम डायरेक्शन है, इसका पूरा फोर्स इस वॉल पे पड़ेगी, इसलिए इसका जो प्रेशर है एकदम वर्टिकल डाउनवर्ड नीचे आएगा और रिजल्टेंट फोर्स इस क्रम में आपका जा रहा है। तो ये आपके ग्रेविटी डैम का एक स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। इसी तरह से भाखड़ा डैम के बारे में आपने सुना है, उसको आप जानते हैं। वो डैम अपने आप में एक वर्टिकल ग्रेविटी डैम है। दूसरा डैम आता है बैराज डैम। बैराज डैम, जैसे आप हरिद्वार में चले जाएं, हरिद्वार में एक बैराज डेवलप है और बैराज डैम वो डैम स्ट्रक्चर कहलाते हैं जिनमें गेटेड ओपनिंग होती है और वो आसानी से रिजर्वायर के पानी को उसकी निकासी कर सकते हैं। ए बैराज डैम इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डैम व्हिच कंसिस्ट ऑफ ए लाइन ऑफ लार्ज गेट्स दैट कैन बी ओपन्ड और क्लोज्ड टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर पासिंग द डैम। किसी भी डैम स्ट्रक्चर से पानी की निकासी के लिए उसमें गेट डेवलप हो गए हैं, गेट बनाए गए हैं और वो उन गेट को आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। तो ऐसे डैम्स को हम बैराज कहते हैं। दे आर ऑफन यूज्ड टू कंट्रोल एंड स्टेबलाइज वाटर फ्लो फॉर इरिगेशन सिस्टम। और अधिकतर ऐसे डैम इरिगेशन पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। जब हमें आवश्यकता होती है पानी की सिंचाई के लिए तो हम उनके गेट को खोल करके पानी को यूज कर सकते हैं और जब आवश्यकता नहीं होती है तो हम उस डैम के गेट को बंद कर देते हैं और पानी रिजर्व रखते हैं और आवश्यकता के समय फिर गेट खोल करके उस पानी का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे एरिया में बैराज बनाए जाते हैं जिसको हम बैराज डैम या सिंपली बैराज भी कहते हैं। तीसरा आता है एम्बैंकमेंट डैम। ऐसे डैम जो कंप्लीट कॉम्पैक्टेड अर्थ के बने हैं एंड हैव टू मेन टाइप्स, रॉक फिल और अर्थ फिल डैम, जिसमें कि आप वहां के लोकल जो शेल रॉक्स हैं उन रॉक्स के टुकड़ों को, उनके बोल्डर्स को, कॉन्ग्लोमरेट्स को ले सकते हैं या फाइन क्ले और सिल्ट को लेकर के अर्थ फिल डैम बनाते हैं।
ऐसे डैम एम्बैंकमेंट डैम कहलाते हैं। चला इसमें अगर रॉकफिल डैम देखें, रॉकफिल डैम्स आर एम्बैंकमेंट ऑफ कॉम्पैक्टेड फ्री ड्रेन ग्रेनुलर अर्थ विद एन इम्परवियस जोन। रॉक बोल्डर्स तो उसके साथ हैं, लेकिन उसका जो मटेरियल होगा वो इम्परवियस जोन बनाता है। द इम्परवियस जोन मे बी ऑन द अपस्ट्रीम फेस एंड मेड ऑफ मैसनरी एंड कंक्रीट, प्लास्टिक मेम्ब्रेन, स्टील शीट, पाइल्स, टिम्बर और अदर मटेरियल। क्योंकि डैम का जो स्ट्रक्चर है वो इम्परवियस होना चाहिए, तभी उसकी उपयोगिता है। इसलिए उस लेयर को, अपस्ट्रीम लेयर को डैम के इम्परवियस बनाने के लिए हम उसे कंक्रीट या प्लास्टिक मेम्ब्रेन से उसे बनाएंगे या स्टील शीट उस पर लगाएंगे, जिससे कि हमारा डैम इम्परवियस हो जाएगा और ओवरऑल स्ट्रक्चर रॉकफिल स्ट्रक्चर रहेगा। यदि अर्थफिल डैम हम वहां बनाते हैं तो अर्थफिल मटेरियल उसी एरिया से लिया जाता है जहां पर आप अर्थफिल डैम बना रहे हैं, तभी उसको अर्थफिल डैम बनाने का उसका मकसद वहां पर पूरा होता है। क्योंकि डैम बनाने से हमें न केवल उस स्ट्रक्चर को डेवलप करना है, बल्कि पूरी इकोनॉमी को हम मद्देनजर रखते हुए स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं कि यहाँ पर किस तरह का स्ट्रक्चर और किस तरह का मटेरियल यूज होना चाहिए। अर्थफिल डैम बनाने के लिए सिंपल अर्थ डैम जो कंस्ट्रक्शन है उसमें जो रोल्ड अर्थ मटेरियल है उसका यूज कर रहे हैं, लोकल अर्थ मटेरियल का यूज करते हैं, और एक होमोजीनियस मटेरियल उसमें लिया जाता है, जैसे सिल्ट, सैंड, क्ले, वहाँ के पेबल्स हम लेकर के इस तरह के स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जो कि वाटर सीपेज भी न करे और डैम इम्परवियस बना रहे। हम साइज के आधार पर यदि देखते हैं तो डैम को हम देखते हैं लार्ज, मीडियम और स्मॉल डैम। लार्ज डैम्स एज हायर देन 15 मीटर, यदि 15 मीटर से ऊपर हैं तो हम उसको लार्ज डैम कहते हैं, और यदि 150 मीटर से ऊपर हो जाता है तो मेजर डैम या वेरी हाई डैम ये कहलाते हैं। मेजर डैम के संज्ञा उसमें श्रेणी में रखे गए हैं 150 मीटर से ऊपर। जैसे टिहरी डैम 260 मीटर का है तो वो मेजर डैम की श्रेणी में आता है। इस तरह से बैराज बिटवीन 5 एंड 15 मीटर, जो भी बैराज आपके पास है, उत्तराखंड के बैराज हम देखते हैं वो 15 मीटर की हाइट तक के हैं। तो 5 से 15 मीटर की हाइट के ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि गेटेड स्ट्रक्चर हैं और जिनकी रिजर्वायर कैपेसिटी 3 मिलियन क्यूबिक मीटर होती है, माने वो पानी 3 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी रोक सकता है, ऐसे गेटेड स्ट्रक्चर हमारे साइज के अनुसार बैराज कहलाते हैं। यदि हम यूज के अनुसार देखें उनकी उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर हम देखते हैं कि चेक डैम, कई जगह पर हमने देखा कि उसका सॉइल इरोजन हो रहा है या लैंडस्लाइड बढ़ करके सॉइल इरोजन की श्रेणी में आ जा रहा है। तो चेक डैम इज ए स्मॉल डैम डिजाइन टू रिड्यूस द फ्लो वेलोसिटी एंड कंट्रोल द सॉइल इरोजन। जहां पर नदी के किनारे रिवर के द्वारा बार बार सॉइल इरोजन होकर के उस सॉइल आगे बढ़ जा रही है, तो उसको रोकने के लिए उसी एरिया में छोटे छोटे चेक डैम बनाए जाते हैं। या हम ड्राई डैम बनाते हैं, ड्राई डैम जहां पर फ्लड रिटार्डिंग स्ट्रक्चर के नाम पे हम उनको जानते हैं। ए ड्राई डैम ऑल्सो नोन एज ए फ्लड रिटार्डिंग स्ट्रक्चर इज ए डैम डिजाइन टू कंट्रोल द फ्लडिंग। फ्लड को कंट्रोल करने के लिए फ्लड रिटार्डिंग स्ट्रक्चर वो फ्लड डैम के नाम से या ड्राई डैम के नाम से हम उसको जानते हैं। इसी तरह से डाइवर्सनरी डैम, जहां पर हमें पानी को डाइवर्ट करना है। जब बड़े डैम बनाए जाते हैं तो रिवर से हमें मुख्य रिवर का पानी डाइवर्ट करना होता है, उस केस में हम डाइवर्जनरी डैम, डाइवर्जन डैम बनाते हैं, जो कि डाइवर्जन टनल के द्वारा पूरा पानी दूसरे डाउन स्ट्रीम साइड में ले जाता है और डैम के एक्सेस बनाने में सुविधा होती है। तो इसको हम देखें कि एक डाइवर्जनरी डैम इज ए स्ट्रक्चर डिजाइन टू डाइवर्ट ऑल और ए पोर्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर फ्रॉम इट्स नेचुरल कोर्स। द वाटर में बी redirected into a canal or tunnel for irrigation and hydroelectric power production। इस तरह के डैम डाइवर्जनरी डैम कहलाते हैं। डैम बनाने से पहले इस तरह के डैम बनाने होते हैं। इसमें कॉफर डैम भी एक डाइवर्जनरी डैम के रूप में हम देखते हैं, जिससे कि हम पानी को नदी से डाउन स्ट्रीम साइड में ले जाकर के डैम एक्सिस बनाने में उससे सुविधा प्राप्त होती है।
इस तरह से टेलिंग डैम हम देखते हैं जहाँ पे माइनिंग होती है, उस एरिया में जो माइन का मटेरियल है, स्टोर में टेलिंग को हम स्टोर करते हैं, वो एक डैम के रूप में डेवलप हो जाता है। इसको हम देखें, ए टेलिंग डैम इज ए टिपिकली एन अर्थ फिल एम्बैंकमेंट डैम यूज्ड टू स्टोर टेलिंग्स which are produced during mining operations after separating the valuable fraction and from the uneconomic fraction of an ore। तो जो ओर माइनिंग जहां पर होती है वहां से जो वैल्यूएबल ओर हैं उनको हम हटा करके जो अनइकोनॉमिक मटेरियल है वो टेलिंग के रूप में माइन के एरिया में जमा किया जाता है। इस तरह के जमाव के कारण जो एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, डैम स्ट्रक्चर, वो टेलिंग डैम स्ट्रक्चर कहलाता है। इस तरह से अभी कॉफर डैम की मैं बात कर रहा था, जो कि बड़े डैम के बनाने से पहले वाटर को रिवर से डाइवर्ट करने के लिए बनाया जाता है, ये कॉफर डैम कहलाता है। और ये ज्यादातर टेम्पररी होता है क्योंकि ये फिर सबमर्ज कर जाता है और मेजर डैम वहां पर बन जाता है, तो फिर इस कॉफर डैम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये एक बैरियर है जो कंस्ट्रक्ट टू एक्सक्लूड वाटर फ्रॉम एन एरिया दैट इज नॉर्मली सबमर्ज्ड, made commonly of wood, concrete or steel sheet piling. Coffer dams are used to allow construction on the foundation of permanent dam। अधिकतर ये जो कॉफर डैम है ये इस तरह से बनाए जाते हैं कि ये इसका फाउंडेशन स्ट्रक्चर बना रह सके, या उसका ब्रिज एंड सिमिलर स्ट्रक्चर जो डेवलप कर रहे हैं उसके पास ये बने, जिससे कि वहाँ का पानी पूरा का पूरा डाउन स्ट्रीम साइड में दूसरे माध्यम से टनल से जा सके और वहां पर हम एक परमानेंट स्ट्रक्चर डेवलप कर सकें। हम देख रहे हैं किस तरह से डैम डेवलप हो रखा है। एक वर्टिकल ग्रेविटी डैम है और इसमें ये वाटर जो रिजर्वोयर है डैम के साइड में एक गेटेड, इसमें हमने पेनस्टॉक लगाया है, जिससे कि पेनस्टॉक पर गेटेड चैनल है और ये पेनस्टॉक से टरबाइन को घुमाने के लिए पानी चला जाता है और वहां से फिर ये डाउन स्ट्रीम साइड में रिवर में मिल जाता है। और इस रिजर्वर से जो पानी का प्रेशर है उसका जो फोर्स है, उस फोर्स से टरबाइन घूमने पर हमें एक एनर्जी पैदा होती है और एक जो है पावर हाउस के लिए पावर उपलब्ध हो जाती है। डैम में स्ट्रक्चर हमने देखा कि उसमें हिल स्ट्रक्चर है, टो स्ट्रक्चर है या उसका मेन एक्सिस स्ट्रक्चर है। उसी तरह से एक स्पिलवे स्ट्रक्चर हमने देखा। स्पिलवे इज अ सेक्शन ऑफ डैम डिजाइन टू पास वाटर फ्रॉम द अपस्ट्रीम साइड ऑफ अ डैम टू द डाउनस्ट्रीम साइड। जो हमने पहला फिगर देखा था, उस फिगर में आपने देखा कि डैम जो बना हुआ है उस डैम में रिजर्वर से पानी को बाहर निकालने के लिए किस तरह से एक चैनल बनी हुई है और उससे पानी नीचे डाउनस्ट्रीम साइड में आ जाती है, वो इसका स्पिलवे कहलाता है। मैनी स्पिलवे है फ्लड गेट्स। कुछ स्पिलवे में गेट बने होते हैं और कुछ बिना गेट के होते हैं, डिजाइन टू कंट्रोल द फ्लो थ्रू द स्पिलवे। वो गेट इसलिए होते हैं कि हम कंट्रोल करना चाहते हैं या उसको कंट्रोल में रखना चाहते हैं, कितना पानी छोड़ा जाना है और कब छोड़ा जाना है, उसके लिए स्पिलवे पे एक गेट बना होता है। उस गेट से उसको हम फ्लड गेट नाम देते हैं। ये कई तरह के स्पिलवे होते हैं, इसमें एक सर्विस स्पिलवे है और प्राइमरी स्पिलवे कहते हैं। दूसरा एक ऑक्सिलरी स्पिलवे, जिसमें प्राइमरी स्पिलवे जो है ये नॉर्मल फ्लो के लिए होता है, जबकि ऑक्सिलरी स्पिलवे फ्लो इन एक्सेस ऑफ कैपेसिटी ऑफ द सर्विस स्पिलवे। यदि उससे ज्यादा पानी बढ़ जाता है, कभी रिजर्वायर साइड में यदि बहुत ज्यादा जैसे क्लाउड बर्स्ट हो रहा है या मैक्सिमम रेनफॉल हो रहा है, उस केस में स्पिलवे की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा पानी रिजर्वायर में आ जाए तो उस पानी को रिलीज करने के लिए जो ऑक्सिलरी स्पिलवेज हैं उनका उपयोग किया जाता है, जो कि एक्सेस वाटर को वहां से पास कर सकता है और डाउन स्ट्रीम साइड में ले जा करके हमारे डैम को सुरक्षित रख सकता है। इसी में आता है एक शूट स्पिलवे। शूट स्पिलवे डिजाइन एज ए ट्रांसफर एक्सेस वाटर फ्रॉम बिहाइंड द डैम डाउन ए स्मूथ डिक्लाइन इनटू द रिवर बिलो। जैसे मैंने कहा कि स्पिलवे का काम होता है रिजर्वोयर से एक्सेस पानी को बिना किसी नुकसान, डैम को बिना किसी नुकसान पहुंचाए हुए डाउन स्ट्रीम साइड में ले जाने का काम करता है।
तो ऐसा रास्ता, ऐसा मार्ग जो बनाया जाता है डैम साइड में, वो स्पिलवे हैं। उनमें से एक स्पिलवे शूट स्पिलवे है, और शूट स्पिलवे जो दोनों साइड से इसमें वॉल होती है, सेफ स्ट्रक्चर बनता है जो कि डैम को कोई नुकसान न पहुंचाए और पानी को बहुत आसानी से डाउन स्ट्रीम साइड में रिवर में पहुंचा दे। ये शूट स्पिलवे आर लाइंड ऑन द बॉटम एंड साइड विद कंक्रीट टू प्रोटेक्ट द डैम। डैम को कोई नुकसान न पहुंचे इसलिए इनके साइड में लाइन बनी होंगी और साइड में कंक्रीट प्रोटेक्शन होगा जिससे कि पानी से डैम को कोई नुकसान न हो। They may have a controlling device and some are thinner and multiple lined if space and funding are tight. In addition, they are not always intended to dissipate energy like stepped spillway. एनर्जी इसमें जब इतने ऊंचाई से डैम से आप पानी छोड़ेंगे उस स्पिलवे के द्वारा, तो निश्चित रूप से इसमें एनर्जी अधिक रहती है। उस एनर्जी से डैम को कोई नुकसान न हो, इसलिए वहां पर हम उस एनर्जी को डिसिमिनेट करने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जो डाउनवर्ड साइड में उसको हम फ्लिप के रूप में या प्रोजेक्शन के रूप में, हाइड्रोलिक जंप के रूप में डेवलप करते हैं, और जिससे उसके टो में, डैम के टो में कोई इरोजन ना हो, कोई नुकसान ना हो, इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ये शूट स्पिलवे कैन बी ingrained with a baffle of concrete block but usually have a flip lip and or dissipator basins which creates hydraulic jump protecting the toes of the dam from erosion. erosion से बचाने के लिए उस स्पिलवे में जब टो साइड में, डैम के डाउन स्ट्रीम साइड में प्रोटेक्टिंग या हाइड्रोलिक जंप स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं और उससे उसकी एनर्जी को डिसिमिनेट किया जाता है। कई बार हमें इमरजेंसी स्पिलवे का यूज करना होता है, जैसे टिहरी डैम साइड में अगर बहुत ज्यादा पानी उत्तरकाशी एरिया में बह रहा है, बढ़ रहा है और क्लाउड बस्ट हो गया है, पानी की मात्रा बढ़ गई है, तो इमरजेंसी स्पिलवे का यूज किया जाता है। इमरजेंसी स्पिलवे इज ए डिजाइन फॉर एक्सट्रीम कंडीशंस सच एज ए सीरियस माल फंक्शनिंग ऑफ द सर्विस स्पिलवे। या तो हमारा स्पिलवे काम नहीं कर रहा जो गेटेड स्पिलवे है, अथवा बहुत अधिक पानी के बरसने के पर हम इमरजेंसी स्पिलवे का यूज करते हैं। इसमें इसको फ्यूज प्लग इसमें होगा। स्पिलवे इज ए लो एम्बैंकमेंट डिजाइन्ड टू बी ओवरटॉप्ड एंड वॉश्ड अवे इन द इवेंट ऑफ ए लार्ज फ्लड। जो लार्ज फ्लड, बड़े बाढ़ के समय हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें एक फ्यूज प्लग होता है जो उस समय अपने आप ही हट जाएगा और उसके टूटने से या हटने से हमारा अधिक पानी उस स्पिलवे से बाहर निकल सकता है। ओवरऑल डैम का पर्पज क्या है ये हमारी जानकारी में होता है और उसी अनुसार हम डैम को बनाते हैं। तो पर्पज हमारा जो होता है, या तो हम हाइड्रोलिक पावर जनरेट करना चाह रहे हैं, या फ्लड कंट्रोल करना चाह रहे हैं, या वाटर सप्लाई करना चाह रहे हैं, या वाटर को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, अथवा हम इरिगेशन पर्पज के लिए डैम बना रहे हैं, अथवा इन सारे पर्पजों के लिए एक डैम बनाया जा रहा है। इन पर्पजों के आधार पर ही हम डैम स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, डैम की हाइट डेवलप करते हैं और डैम एरिया के जो रिजर्वायर हैं उसका टोटल कैपेसिटी को देखते हुए डैम बनाया जाता है। तो अगर हम टिहरी डैम को देखें तो यहाँ पर इन सारे पर्पजों को ध्यान में रख करके टिहरी डैम को बनाया गया, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, फ्लड कंट्रोल, वाटर सप्लाई, वाटर डाइवर्जन और इरिगेशन, ये सारे पर्पज हमारे सॉल्व होते हैं। इसी आधार को देखते हुए टिहरी प्रोजेक्ट तैयार किया गया था और टिहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट से ये टिहरी डैम बनाया गया, जिससे कि हमें ये सारे पर्पज हमारे सॉल्व होते हैं। इंजीनियरिंग जियोलॉजी का डैम में क्या रोल होना चाहिए और क्यों इंजीनियरिंग जियोलॉजी को इसमें देखा जाता है, इसके लिए यदि हम देखें क्या कंसीडर हम करते हैं। इंजीनियरिंग जियोलॉजी कंसीडरेशंस व्हेन बिल्डिंग अ डैम इंक्लूड्स, सबसे पहले हमें देखना होता है उस एरिया में रॉक टाइप किस तरह की है, उन रॉक्स में उसकी पोरोसिटी, उसकी परमेबिलिटी क्या है, ये परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर सराउंडिंग रॉक्स और सॉइल, उस रॉक का परमेबिलिटी देखनी होती है, उस रॉक की पोरोसिटी हमें देखनी होती है, उसकी कॉम्पैक्टिबिलिटी हमें देखनी होती है। इसके अलावा जियोलॉजिस्ट का काम है उस एरिया में जो स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी आपके टेक्टोनिक फीचर्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं, उन स्ट्रक्चर की स्टडी करके तथा उस एरिया का जो अर्थक्वेक हिस्ट्री है
वो किस इंटेंसिटी और किस मैग्नीट्यूड की रही, उसको भी आपने स्टडी करनी होती है। और या अर्थक्वेक से कभी कोई स्ट्रक्चर या फॉल डेवलप हुए हैं तो उसकी स्टडी करनी है। इसके अलावा उस एरिया में डैम स्ट्रक्चर प्रपोज होने पर या उससे पूर्व कितने लैंडस्लाइड्स अपस्ट्रीम डायरेक्शन में आए हैं, उन लैंडस्लाइड की स्टडी करनी आवश्यक होती है। इसके अलावा उस वैली का जो स्लोप स्टेबिलिटी जोन है, स्लोप स्टेबिलिटी मैप, वो तैयार करके स्लोप स्टेबिलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और स्लोप स्टेबिलिटी के मेजर्स डैम के बनाने के दौरान अपनाने पड़ते हैं। ये इंजीनियरिंग जो इसका काम होता है। इसके अलावा जो वैली साइड है, जो डैम साइड है, वहां पर वाटर टेबल क्या है, उस वाटर टेबल के बारे में डैम स्ट्रक्चर बनाने से पहले ये पूरी जानकारी हमें प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा फ्लड फ्लोज, मैक्सिमम फ्लड फ्लो जोन किस पीरियड का है वो आपको देखना होता है। वो कई लगभग 10 साल से 100 साल के बीच का जो डाटा है उसके आधार पर हम फ्लड फ्लोज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस हिसाब से डैम का जो हाइट है उसको निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा रिजर्वायर सिल्टिंग क्या है, यदि हम डैम बना रहे हैं और डैम बनाने पर अपर लेवल जो रिजर्वायर लेवल होता है, उस रिजर्वायर लेवल में यदि वीक जो रॉक्स हैं तो उनका जो इरोजन है वो बढ़ेगा, उससे सिल्टिंग बढ़ेगी और रिजर्वायर की लाइफ कम हो जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि रिजर्वायर सिल्टिंग नॉर्मल कंडीशन में क्या रेट है, और यदि इसमें डैम बन जाता है और डैम के बाद ये रिजर्वायर जब हो जाता है तो रिजर्वायर बनने के बाद इस रॉक टाइप के अंदर क्या सिल्टिंग रेट रहेगा, ये हमें कैलकुलेट करना होता है। इसके अलावा जो मेजर रोल है वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, हमें डैम बनाने के बाद ये ध्यान में रखना पड़ता है कि पूरे एरिया में इसका क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब मैंने बताया कि मुख्य रूप से रॉक टाइप, उसका सोयल और उसके अलावा उसके आसपास का जो फॉरेस्ट है, उसका इकोसिस्टम है, उस सब पे डैम बनाने के बाद एक उसका प्रभाव पड़ता है। तो उस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को भी हमें स्टडी करनी होती है। इसके अलावा जहां सबसे जरूरी है वो रिहेबिलिटेशन का इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हैबिटेशन। माने अगर हम टिहरी डैम का उदाहरण लेते हैं तो जो टिहरी शहर है, वो टिहरी शहर हमारा पूरा का पूरा हमको रिहेबिलिटेट करना पड़ा, वहां से हटाना पड़ा, और कितने लोगों को रिहेबिलिटेट करके हमने उस नुकसान की भरपाई की है। लेकिन डैम बनने के बाद पूरे राष्ट्र को कितना उसका फायदा हो रहा है, ये सारा कैलकुलेशन के आधार पर हम इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हैबिटेशंस को भी साथ लेते हुए उसका लॉस एंड प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए डैम साइट को सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह से पॉपुलेशन रिसेटलमेंट, इसके अलावा जो रिजर्वायर साइड है अपस्ट्रीम और जो डाउन स्ट्रीम साइड है उस लेवल में जो कि अलोंग द रिवर बसे हुए होंगे, उन लोगों को भी सेटलमेंट उस प्लान के अंतर्गत रखा जाता है और तभी जाकर के हम फाइनल डैम स्ट्रक्चर का साइट सेलेक्ट करते हैं। टिहरी में यदि हम देखें इस तरह से पूरे इंडिया के अंतर्गत जितनी नदियां हैं उन सब में डैम बने हुए हैं, चाहे वो हम नर्मदा नदी ले लें, गंगा नदी को ले लें, कावेरी को ले लें, महानदी को ले लें, सब जगह हमारे डैम स्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप हैं। ये हम टिहरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज टिहरी डैम का जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उस कंस्ट्रक्शन के दौरान टिहरी की जो ये पहाड़ियां हैं जिनमें कि हमारे फिलाइट्स और क्वार्टजाइट का कॉम्बिनेशन वाली रॉक्स हैं, उसको किस तरह से लैंडस्लाइड प्रूफ बनाया जा रहा है और इसमें किस तरह से ये आपके इंटेक गेटेड वॉल्स डेवलप हो रही हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक्सिस के नीचे का एरिया है, इसको हम और आगे देखें, ये रिजर्वायर डेवलप हो गया है। ये एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, थोड़ा सा पार्ट इसका दिखाई दे रहा है, डैम एक्सिस। डैम एक्सिस ये पूरा अर्थ फिल रॉक फिल मटेरियल इसमें है, ये उसी एरिया है, टिहरी एरिया का सारा मटेरियल लिया गया। तो इसका कुछ बच्चों ने प्रश्न किया था कि टिहरी डैम केवल टिहरी में, इतना बड़ा डैम केवल टिहरी में ही क्यों बनाया गया। तो इसका मैंने कहा कि देखिए जियोलॉजिस्ट का काम है पूरे एरिया को, उसकी जियोमॉर्फोलॉजी, उसका जियोलॉजी, उसका स्ट्रेटिग्राफी, उसका स्ट्रक्चर, उसका टेक्टोनिक्स, ये सब स्टडी करने के बाद फिर लॉस एंड प्रॉफिट
ओवरऑल नेशन जो है, कोई भी राष्ट्र जो है अपने प्रॉफिट को देखता है कि इससे कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ये सब कैलकुलेट करने के बाद ये साइट सेलेक्ट किया गया। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो भागीरथी और विलंगना नदी है वो दोनों एक दूसरे के लगभग परपेंडिकुलर बहती हैं, जिससे कि हमारे रिजर्वायर का जो प्रेशर है वो डायरेक्ट डैम पे नहीं पड़ता है, बल्कि वो एक विलंगना की ओर चला जाता है और एक भागीरथी की ओर। इस तरह से नदियां, एक नदी इस कोने से इधर को आ रही है और दूसरे इस कोने से इधर को जा रही है। ये भागीरथी नदी का है और ये विलंगना नदी का है। ये दोनों के रिजर्वायर हैं यहाँ बने हैं, लेकिन ये रिजर्वायर अपने आप में डायरेक्ट प्रेशर हमारे डैम एक्सिस को नहीं दे रहा है, जिससे कि डैम हमारा सेफ रहेगा। इस दृष्टिकोण से भी इस एरिया को सेलेक्ट किया गया और इतना बड़ा डैम इस एरिया में बनाया गया है। रिजर्वायर कैपेसिटी भी इसमें बढ़ गई और उससे वाटर लेवल भी बढ़ गया। ये हम और ध्यान से देखें तो एक्सिस कंप्लीट हमको दिखाई दे रही है। इसके ऊपर से एक हल्की सी रोड दिखाई दे रही है, लेकिन इस रोड से कोई ट्रैफिक पास आउट नहीं होता है, नॉर्मल ट्रैफिक इसके ऊपर नहीं चलता है। और ये हमारा डैम जो कि कंप्लीट जो है रॉकफिल अर्थफिल डैम है, ये इस टिहरी क्षेत्र में बनाया गया है। इसके अलावा ये हम स्पिलवे की बात कर रहे थे। मैंने कहा कि हम जो डैम एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको डैम एक्सिस दिखाई दे रही है, ये डैम एक्सिस, इसके ऊपर पीछे की ओर पानी का रिजर्वायर है, जो कि इससे पहले वाले स्लाइड में आपने देखा। वो रिजर्वायर का पानी जब डैम एक्सिस पर पानी पहुंचने लगता है ऊपर इस लेवल पे, तो वो पानी हम यहाँ गेट से छोड़ देते हैं और गेट से पानी आकर के हमारे डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में चला जाता है। इसी गेटेड चैनल को, जो पैसेज है पानी का, इसी को हमने स्पिलवे कहा है। और यहाँ पर आप शूट स्पिलवे को देख रहे हैं, किस तरह से इसके दोनों किनारे प्रोटेक्ट किए गए हैं। यहाँ से भी सीमेंटेड कंक्रीट से प्रोटेक्ट किया गया है। ये आप देख रहे हैं पूरा प्रोटेक्शन है। इसके बीच में कुछ इसके बीच में एयर को देने के लिए इसमें कुछ विंडोज स्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं, जिससे कि हवा यहाँ से आती रहेगी और हवा से आने के कारण ये नीचे की लेयर में हवा बन जाने से ऊपर का जो पानी है इस लेयर को, इस चैनल को इरोड नहीं करेगा। नीचे देखिए आप किस तरह से इसमें एक एडिशनल स्ट्रक्चर या टब स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिससे कि इसका फोर्स डायरेक्ट इसके बेस में ले जाकर के, पहले यहाँ पर इसका फोर्स कम हो जा रहा है और इस तरह से जंप करते हुए पानी इधर को आएगा, तो इसका टोटल फोर्स कम होने से इरोजन नहीं होगा और हमारे इस पूरे स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये स्पिलवे यहाँ पर दिया गया है। एक दूसरा स्पिलवे यहाँ पर है टिहरी डैम के अंतर्गत, आप देखें, इसको हम कहते हैं मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे। इस स्पिलवे का जो लेवल है ये है 815 मीटर और 830 मीटर, दो अलग अलग लेवल पे बनाए गए हैं। ये इसलिए बने हैं यदि रिजर्वायर में पानी 815 मीटर से ऊपर आने लगता है, जैसे बहुत तेजी से अगर बढ़ता है, तो 815 वाले स्पिलवे से, इस मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे से सीधे नीचे जाकर के जो वर्टिकल शाफ्ट है और सीधे हमारे नीचे जो डाउन स्ट्रीम रिवर है वहां पानी चला जाएगा और ये रिजर्वायर का पानी ऊपर उठ करके हमारे डैम को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दो तरह से ये मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे बनाए गए हैं, जो कि हमारे ऊपर डैम के ऊपर वाले भाग में रिजर्वायर साइड में है। तो 830 मीटर और 815 मीटर पे ये डैम ये बनाया गया है। इसमें पानी, इसमें कोई गेट नहीं है, लेकिन जैसे पानी बढ़ेगा पानी अपने आप इसके अंदर चलाएगा, हमारे ऊपर इस लेवल पे नहीं पहुंचेगा। फिर डैम यहाँ डैम के लेवल पे नहीं पहुंचेगा, पानी इस लेवल पे आते ही इसमें से नीचे चला जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा। इस तरह से इसको दिया गया है। यदि हम इस डैम, टिहरी डैम की हाइट देखें, टिहरी डैम इज 260 मीटर हाइट का है। इसकी अपर लेंथ 575 मीटर है। इसकी क्रेस्ट की चौड़ाई 20 मीटर है, जबकि बेस इसका है 1128 मीटर। और जो रिजर्वायर बना रहा है डैम, क्रिएट रिजर्वायर ऑफ 2.6 क्यूबिक किलोमीटर विद ए सरफेस एरिया ऑफ 52 स्क्वायर किलोमीटर। 52 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है और टोटल 2.6 क्यूबिक किलोमीटर पानी इसके अंतर्गत बना रहता है। इसके डाटा जी हम देखें, हाइट 260 मीटर मैंने बताया, लेंथ आपको 575 मीटर, इसका क्रेस्ट की हाइट ये देखें, विड्थ 20 मीटर है। इसका जो बेस है वो 1 किलोमीटर के करीब है, 1 किलोमीटर 1128 मीटर, इतना चौड़ा है नीचे बेस में, और टॉप आते आते केवल 20 मीटर रह जाता है। इतना चौड़ा डैम नीचे बना हुआ बेस में, इसीलिए वो इतने 260 मीटर
हाइट पर जो पानी रिजर्व हो रह रहा है उस हाइट के रिजर्व पानी को, या जो इतना क्यूबिक 52 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है उस पानी को सह सकता है, उससे उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसमें जो इम्पाउंडेड रिवर है वो भागीरथी, जिसको मैंने कहा कि भागीरथी और भिलंगना दोनों का संगम यहाँ पर है, तो भागीरथी रिवर के नाम से हम इसको, इसमें जो स्पिलवे हैं वो गेटेड कंट्रोल्ड स्पिलवे हैं कुछ, जिनकी कैपेसिटी जो है ये 15,540 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 15,540 क्यूबिक मीटर पानी छोड़ सकता है। इस तरह के स्पिलवे इसमें बनाए गए हैं। इसके अलावा जो रिजर्वायर है, अगर रिजर्वायर को देखें तो हमने कहा कि 2.6 क्यूबिक किलोमीटर, इतना ज्यादा इसका पानी इसमें रहता है, 2.6 क्यूबिक किलोमीटर। इस तरह से अगर सरफेस एरिया हम देखें तो 52 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें जो पावर बनेगी आपकी 2400 मेगावाट कैपेसिटी है, 2400 मेगावाट। इस तरह से हम वर्टिकल डैम की बात करें, ये तो हमने टेरी डैम जो रॉकफिल डैम है। वर्टिकल डैम में देखें तो भाखड़ा डैम हम बताते किस तरह से भाखड़ा डैम, उसका डैम हाइट ये जो है गोविंद सागर में बनाया गया है, और इसकी डैम की हाइट जो है 226 मीटर है। यहाँ पर जो स्पिलवे है वो नॉर्मल गेटेड स्पिलवे है, और इसमें डैम टाइप जो है कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, जिसकी कैपेसिटी रिजर्वायर में 9.34 क्यूबिक किलोमीटर। इसमें लेंथ हम देखें तो ये 520 मीटर इसकी लंबाई है, और इसकी विड्थ यदि हम देखें तो विड्थ बहुत कम है, 9.1 मीटर। इस तरह से ये सतलज रिवर पे ये डैम बनाया गया है, भाखड़ा नगल डैम, जिसमें कि रिजर्वायर गोविंद सागर, ये भाखड़ा नगर डैम दिख रहा है यहाँ पर। ये वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकल है, और ये इसके साइड में गेटेड स्पिलवेज हैं, और ये डाउन स्ट्रीम रिवर है जहां से कि रिवर फ्लो करती है। का साइड व्यू डैम का ये दिखाई दे रहा है, बहुत चौड़ाई बहुत कम है भाखड़ा नगर डैम। इस तरह से हम सबसे बड़ा लंबा डैम देखें तो हीराकुंड डैम है, महानदी पे बना हुआ। ये उड़ीसा में हीराकुंड डैम महानदी पर सबसे लंबा डैम है, और ये लगभग है, लेंथ ऑफ द मेन डैम इज 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर लंबा है, महानदी पे बना हुआ। इस तरह से हम अलग अलग रिवर पर डैम स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। ये पूरा महानदी डैम है, बहुत लंबा डैम किस तरह से बनाया गया है। इस तरह से नागार्जुन सागर डैम, ये जो है मेसनरी डैम है, और इसकी हाइट 124 मीटर है। नागार्जुन सागर डैम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेसनरी डैम विद हाइट ऑफ 124 मीटर, built across कृष्णा रिवर इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर डैम। ये मल्टीपर्पज डैम, अलग अलग जगह पर अलग अलग पर्पज के लिए डैम बनाए गए हैं। नागार्जुन सागर डैम दिखाई दे रहा है। इसी तरह से ये पूरा नागार्जुन सागर डैम का रिजर्वायर पूरा एरिया कवर कर रहा है। इसी तरह से आर्क डैम की हम बात कर रहे थे, एक ग्रेविटी डैम है, और दूसरा बट्रेस डैम है, और तीसरा आर्क डैम है। ये आर्क डैम है, इदुक्की डैम बना है। ये इदुक्की डैम जो है एक आर्क स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि कुरावन माला और कुराथी माला दो माउंटेन हैं छोटे से, उनमें उनके बीच में ये बना हुआ है, जिसकी थिकनेस 19 मीटर की रखी गई है, और उसका डीपेस्ट फाउंडेशन जो है 7 मीटर, 19 मीटर टॉप बेस में है, और 7 मीटर इसकी टॉप में इसकी मोटाई हो जाती है। ये जो है इसमें कंक्रीट वॉल्यूम बाय 60% एज कंपेयर टू द ग्रेविटी डैम ऑफ द दिस हाइट। इसमें 60% इसमें सेव करता है। जो कंक्रीट मटेरियल है वो कंक्रीट मटेरियल ग्रेविटी के तुलना में 60% यहाँ सेव हो जाता है। इस तरह से इदुक्की डैम, दूसरा इसका कारण है कि वहां पर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन किस कैटेगरी की हैं। अगर वीक कैटेगरी की होती हैं तो अधिकतर हम इस तरह के आर्क डैम डेवलप करते हैं। ये आर्क डैम, और ये पूरा उसका रिजर्वायर आपको दिखाई दे रहा है। ये आर्क डैम का रिजर्वायर साइड है।
ये आर्क डैम पूरा उसका डाउनवर्ड साइड दिखाई दे रहा है, जहां से इसके ऊपर बेसमेंट, इसके ऊपर वाले भाग में रिजर्वायर है, इसके पीछे। टोटल अगर डैम को हम देखें, डैम के कितने पार्ट्स होने चाहिए या कितने पार्ट डैम के अंतर्गत होते हैं, उसमें देखें एबेटमेंट जो उसका बेसमेंट है, जहां से कि हम वैली साइड पे उस डैम को बना रहे हैं, वो इसके एबेटमेंट है। इस तरह से कंड्यूट, क्लोज्ड चैनल टू कन्वे द डिस्चार्ज थ्रू और अंडर ए डैम। ये कंड्यूट होते हैं छोटे छोटे, जहां से कि जो डिस्चार्ज है डैम के नीचे से निकलने वाले, यूजुअली पाइप्स कंस्ट्रक्टेड ऑफ कंक्रीट और स्टील। ऐसे पानी को निकालने के लिए जो पाइप और स्टील के डैम वो पाइप लगाए जाते हैं, वो कंड्यूट कहलाते हैं। इस तरह से फ्रीबोर्ड, जो डैम के टॉप में हम देख रहे थे कि जितना रिजर्वायर की कैपेसिटी है उससे ऊपर भी हम कुछ वॉल बना देते हैं। अगर रिजर्वायर इस लेवल पे है और वॉल इसके ऊपर तक है डैम की, तो ये जो पार्ट है ये फ्री बोर्ड पार्ट है, क्योंकि कभी कभी पानी अचानक बढ़ गया, उसके लिए ये फ्री बोर्ड बनाए जाते हैं। हील, जो मैंने बताया कि डैम साइड में रिजर्वायर साइड का जो पार्ट है अपर स्ट्रीम साइड में, वो इसका हील पार्ट कहलाता है, जो कि बेसमेंट पे है, उसको हम डैम का हील पार्ट कहते हैं। इस तरह से रिप रैप स्ट्रक्चर है, जो कि जो मैंने कहा कि आपके उसमें रिजर्वायर एरिया में इरोजन होने पर ये इसमें दिया है, लेयर ऑफ लार्ज uncoursed stones, broken rocks or precast block placed in the random fashions on the upstream slope of an embankment dam on a reservoir shore or on the side of the channel as a protection against wave and ice action। अगर इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं डैम के अपस्ट्रीम डायरेक्शन में, रिजर्वायर साइड में, जहां पर कि उसके इरोजन को रोकने के लिए, तो वो रिप रैप स्ट्रक्चर डेवलप कहे जाते हैं और रिप रैप स्ट्रक्चर डेवलप किए जाते हैं। इस तरह से डैम के और जो पार्ट हैं, स्पिलवे, इसके बारे में हमने देखा। टिहरी डैम का स्पिलवे भी हमने देखा, किस तरह से उन्होंने स्पिलवे बनाया है, जहां से कि पानी को हम या फ्लड वाटर को डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह से ऑक्सिलरी स्पिलवे, यदि स्पिलवे काम नहीं कर रहा है या इमरजेंसी यूज करना है, हमें अधिक पानी बाहर निकालना है या अधिक क्लाउड बर्स्ट के कारण पानी बढ़ गया है, तो हम सेकंड स्पिलवे, जिसको कि ऑक्सिलरी स्पिलवे कहते हैं, जैसे कि हमने देखा कि मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे टिहरी डैम में बना हुआ है। इसी तरह से उजी स्पिलवे, जो ओवरफ्लो पानी के को ओवरफ्लो करने के लिए बनाया जाता है, विच इज इन अक्रॉस सेक्शन ऑफ द क्रेस्ट डाउनस्ट्रीम स्लोप एंड बकेट हैव एन एस और ओजी फॉर्म और of curve. The shape is intended to match the underside of the nappe of its upper extremities। इस तरह के स्पिलवे को हम ओजी स्पिलवे कहते हैं। इस तरह से जो स्पिलवे टनल हैं, कई बार जो मैंने कहा कि टिहरी में जो मैंने आपको सिलेंडर स्ट्रक्चर या कीप स्ट्रक्चर दिखाया, जिसको हमने कहा मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे, वो मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे, उसमें स्पिलवे चैनल बने हुए हैं, नीचे वो सीधे शाफ्ट के द्वारा पानी निकलता है और फिर चैनल से डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में चला जाता है। इस तरह से स्पिलवे भी डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स उसके अंदर बनते हैं। इसके अलावा डैम की हाइट, स्ट्रक्चरल हाइट क्या है, उसका टो किस लेवल में है, टॉप, डैम का टॉप, जिससे मैंने बताया कि वो डैम आकर के उस सड़क के तरह का हमें दिखाई दे रहा है, वो टॉप ऑफ द डैम है। डैम की थिकनेस टॉप में कुछ अलग होगी और बेसमेंट में अलग होगी। जैसे मैंने टिहरी में कहा कि 1 किलोमीटर के करीब बेसमेंट है, लेकिन टॉप 20 मीटर का है। इस तरह से रिटेनिंग वॉल, जो वाटर पानी निकल रहा है, जो पानी आपके स्पिलवे से निकलता है, उसके दोनों ओर जो सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर डेवलप किया है, वो रिटेनिंग वॉल कहलाती है। इस तरह से फ्लैश बोर्ड, जो हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर स्पिलवे के दोनों ओर बने हैं, उसके साथ साथ बेसमेंट में भी आपने देखा कुछ स्टेप स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, उनसे हवा पास कर सकते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर removed in the event of a flood either by tripping a supporting device or by designing the flashboard support to fail under the specific conditions। ऐसे स्ट्रक्चर्स स्टील या कंक्रीट के बने हुए, जो कि क्रेस्ट ऑफ ए स्पिलवे टू रेज द ऑपरेटिंग वाटर लेवल, उस केस में हम इसको फ्लैशबोर्ड कहते हैं। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए,
चूजिंग ए सुटेबल लोकेशन, मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि डैम बनाने से पहले जियोलॉजिस्ट को क्या करना होता है। सबसे पहले टोपोग्राफिक रिक्वायरमेंट, वहां का टोपोशीट देख करके, फिर फील्ड स्टडी करके हम वैली का प्रोफाइल, वैली का स्लोप, उसका ग्रेडियंट या रॉक टाइप, ये सब हम देखेंगे। उस आधार पर टोपोग्राफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। उसके अलावा जियो टेक्निकल सुटेबिलिटी वहां देखेंगे, किस तरह की रॉक टाइप है, क्या उसकी कॉम्पैक्टिबिलिटी है, क्या उसका रेजिस्टिविटी है। इसके अलावा जो सबमर्जेंस पॉसिबिलिटी है, कितना एरिया हम इफेक्ट कर रहे हैं, यदि हम डैम बनाते हैं तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में कितना सबमर्ज्ड एरिया है, उसका टोटल लॉस एंड प्रॉफिट हम निकालते हैं। इसके अलावा जो मुख्य चीज है जिसके लिए हम डैम बना रहे हैं, वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, टोटल एनुअल रेनफॉल कितना है, टोटल एनुअल पेरिनियल रिवर में वाटर कितना है, ये सारा कैलकुलेशन आपको हाइड्रोजियोलॉजिकल एडिक्वेसी के अंतर्गत करना होगा। इसके अलावा वहां पर सेडिमेंटेशन माने इरोजन का जो रेट है वो क्या है, सेडिमेंटेशन पॉसिबिलिटी। इस सेडिमेंटेशन पॉसिबिलिटी में यदि आप रिजर्वायर बना रहे हैं तो रिजर्वायर में पर ईयर कितना क्यूबिक मीटर सेडिमेंट जमा हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा जमा होता है तो आपके सेडिमेंट की जो रिजर्वायर की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, और कम हो जाने पर हमारा जो मकसद है पावर जनरेट करने का वो पूरा सॉल्व नहीं होगा या हमें पावर कम मिलेगी। इस तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल स्पिलवे साइट, सुटेबल स्पिलवे साइट का मतलब जो हमने टिहरी डैम में देखा, जो रॉक टाइप है दोनों साइड, उसमें एक तरफ से आपने चैनल को देखा था किस तरह से वो स्पिलवे बनाया गया है। तो एकदम बीच में नहीं बनाया गया है, डैम के बीच में स्पिलवे नहीं बनाया, बल्कि रॉक साइड में किनारे से स्पिलवे बनाया। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल स्पिलवे साइट, क्योंकि आपको पानी निकालना है, या आपने देखा टिहरी डैम में एक गोल आकार का जो मैंने कहा मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे, उसका पानी पहले सीधे नीचे वर्टिकल जाता है, फिर वहां से जो टनल बनी हुई है उन टनल से नीचे डाउनवर्ड स्ट्रीम में निकल जाता है। इसी तरह से पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर डाइवर्जन, अगर हम डैम बना रहे हैं, टिहरी डैम बनाते समय ये डाइवर्जन पानी का किया गया, तो कहां से किया गया, जो मैंने आपको स्पिलवे दिखाया था, इस स्पिलवे से जो शाफ्ट सीधे नीचे जा रही है वो उस डाइवर्जन टनल पर जुड़ जा रही है, तो वो दोनों मकसद सॉल्व कर दिया। पहली अवस्था में उसने जब डैम बनाना था उस समय वो टनल पानी को डाइवर्ट करने के लिए यूज की गई, और बाद में वही टनल इस शाफ्ट जो मॉर्निंग ग्लोरी शाफ्ट वो है स्पिलवे है, उस स्पिलवे का पानी सीधे शाफ्ट के द्वारा उस टनल में जोड़ दिया गया और वो टनल उपयोग में लाई गई है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर डाइवर्जन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, ये दोनों तरह के काम करने के लिए है, रिवर को डाइवर्ट करने के लिए अथवा स्पिलवे से पानी को बाहर निकालने के लिए। तो हमने एक ही उसको कॉस्ट को कम करने के लिए उस स्ट्रक्चर को डाइवर्जिंग टनल से जोड़ दिया, जिससे कि हमारा कॉस्ट कम हुआ है। इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ द साइट में और देखें, अवेलेबिलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जैसे मैंने कहा कि टिहरी डैम अर्थ फिल रॉक फिल डैम है, तो सारा मटेरियल हमें टिहरी से ही प्राप्त हुआ। टिहरी एरिया में ही जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको लेकर के उसको उस ग्रेन साइज में फाइन क्रश करते हुए इस डैम को बनाते गए, जिसके कि उसकी वो इम्परवियस हो गया, उसकी पोरोसिटी कम हो गई और डैम एक मजबूत आकार में हमारे सामने आज है। इसके अलावा सेस्मिसिटी, पूरे टिहरी एरिया या यूं कहें कि पूरे उत्तराखंड की सेस्मिसिटी का डाटा जियोलॉजिस्ट के पास है, और उस डाटा के आधार पर यह देखा गया है कि पूरे उत्तराखंड या पूरे इस हिमालय क्षेत्र में 8 रिक्टर स्केल से ऊपर का भूकंप नहीं आया है, और उस 8 रिक्टर स्केल के भूकंप को सहने की क्षमता इस टिहरी डैम को दी गई। इस तरह की उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई कि वो फ्लेक्सिबल बन सके और डैम के दौरान उसके वाइब्रेशन के दौरान डैम को कोई नुकसान न पहुंचे। तो ये स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आधार पर टिहरी डैम को की स्ट्रक्चर की फाइनल किया गया और उसको अर्थफिल रॉकफिल डैम बनाया गया। इसके अलावा फाउंडेशन, डैम बनाने से पहले उसकी फाउंडेशन स्ट्रेंथ निकाली जाती है, उसकी कंप्लीट जियोलॉजी और स्ट्रक्चरल और टेक्टोनिक स्टडी की जाती है, जो कि टिहरी डैम के दोनों ओर हम देखें, एक ओर श्रीनगर थ्रस्ट जा रहा है और दूसरी ओर नॉर्थ में मेन सेंट्रल थ्रस्ट जाता है। उन दोनों के बीच में ये डैम बनाया गया है। फिर भी ये डैम काफी सुरक्षित है जियोलॉजिस्ट की स्टडी के आधार पर और सेस्मोलॉजिस्ट की स्टडी के आधार पर, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर हम कह सकते हैं कि टिहरी डैम
सेस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से और जियोलॉजिकल पॉइंट व्यू से इस एरिया में सुरक्षित बना हुआ है। इसके अलावा टिहरी डैम को इतनी हाइट देने का मकसद यहाँ की हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस, पूरे भागीरथी रिवर में कितना पानी साल भर में रहता है, उसके अलावा पूरा रेनफॉल कितना साल भर में होता है, उसको देखते हुए टिहरी डैम की हाइट को 260 मीटर बनाया गया। जो मैंने शुरू में आपसे कहा कि वैली शेप एंड ओवरबर्डन, यहाँ की जो वैली है वो अगर यहाँ से हम देखें कि भागीरथी इधर से आ रही है और विलंगना इधर से जा रही है, तो ये दोनों नदियां यहाँ पर मिल रही हैं। यहाँ पर आपने डैम बनाया है टिहरी डैम, तो ये रिजर्वोयर बंट गया दो भागों में, और दो भागों में बंटने से इसका लोड इस प्रेशर पे नहीं पड़ रहा। वैली जो है डीप है, तो वैली शेप और उसका ओवरबर्डन कम हो गया, रिजर्वोयर का भी ओवरबर्डन कम हो गया। ये दोनों नदियां एक दूसरे को रिजर्वोयर बनने के कारण पानी का जो फोर्स है, डायरेक्ट फोर्स प्रेशर, वो हमारे डैम साइड पे नहीं आ रहा है, और इसको देखते हुए ये साइट सेलेक्ट किया गया है। थैंक यू।